चलिए विद्यार्थी लोग, आज हम आपको एक फिर नए चीज को समझाने जा रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आधुनिक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। उसका सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसमें रसायन के सहयोग को माना है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके संबंध में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले रसायन का सहयोग लिया। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति में रसायन का क्या योगदान है, केमिस्ट्री का। इसीलिए ऐसे सिद्धांत का नाम लिखा गया है आपको केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक क्रम विकास। इसको हम लिख सकते हैं केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक क्रम विकास। इसको हम लिखेंगे हिंदी में रासायनिक क्रम विकास। रासायनिक क्रम विकास आया समझ में? रासायनिक क्रम विकास। तो इस रासायनिक क्रम विकास के बारे में हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले के जो वैज्ञानिक थे वो आज के वैज्ञानिक में अंतर है। आज के वैज्ञानिक का कहना है कि सबसे पहले जब वायुमंडल धरती पर बना होगा उसमें 6 यौगिक सबसे पहले थे, जिसे हम पूर्वजीवी यौगिक कहते हैं। वह 6 यौगिक का नाम इसने इस प्रकार से दिया है। जैसे मान लिया कि यहां पर है शर्करा, गिल्सरॉल, फैटी अम्ल, एमिनो अम्ल, 4 हो गया। प्यूरिन, आधा प यूरी और न प्यूरिन, पिरिमिडीन, 1 2 3 4 5 6 यौगिक। इसको इन्होंने कहा, पहले के वैज्ञानिक इसको माने कि यह है पूर्व जीवी यौगिक। पूर्वजीवी यौगिक कहा गया। पूर्वजीवी यानी सबसे पहले यौगिक थे वायुमंडल में, यही धारणा बनी सबसे पहले। तब एक वैज्ञानिक आए बीच में, उनका नाम है एसेल मिलर। 1953 में आए, 1953 में आए एसेल मिलर नाम के वैज्ञानिक। एसेल मिलर नाम के वैज्ञानिक है, दिख रहा है एसेल मिलर। अब इनका कहना था कि ये अपने प्रयोग किए कि आखिर 6 यौगिक बनते कैसे हैं, ये 6 यौगिक बनते कैसे हैं। अब इन्होंने साबित किया कि यदि कई बार, हजारों बार, सैकड़ों बार प्रयोग करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि हम खास करके मीथेन CH4 मीथेन हुआ, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन गैस H2 और जलवाष्प H2O, इतना को यदि हम लेकर कोई ऊर्जा इसमें देते हैं तो इनमें से कोई भी यौगिक, 6 में से कोई भी या इनके अलावे भी और यौगिक बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन इनके लिए ऊर्जा कहां से आएगा? इनके लिए प्लस में ऊर्जा इन्होंने कहा कि ज्वालामुखी जब फूटती थी उससे ऊर्जा इनको मिलता होगा, ज्वालामुखी के फूटने से, या फिर आपको अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। ये 2 प्रकार के स्रोत के कारण ये 4 जो गैस है, इनके हम थोड़ी सी ऊर्जा ये दे करके इन चारों में, और यदि हम इसका प्रयोग शुरू कर दें तो स्पष्ट है कि 6 यौगिक के अलावे और भी यौगिक बन जाते हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि 6 यौगिक के अलावे और भी यौगिक का निर्माण इन्हीं गैसों से हुआ होगा, जो इनसे भी पहले ये गैस थे। कई वैज्ञानिक इस पर प्रयोग भी किए। एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड बनाए, ऐसा प्रयोग करके, और बना भी। ये चारों को मिलाकर इसमें क्या किया इन्होंने कि इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, प्लस माइनस स्पार्क करवाया। इस जगह पर ऊर्जा हम इलेक्ट्रिक से दिए,
यानी प्लस और माइनस कैथोड और एनोड लगा करके और ऊर्जा देने के बाद ये चारों गैस मिल करके और तरह तरह की गैसों का निर्माण किया। एमिनो अम्ल बन जा रहा है, थोड़ी सी ऊर्जा कम ज्यादा कर दे रहे हैं तो फैटी अम्ल बन जा रहा है, शर्करा बन जा रहे हैं, या फिर न्यूक्लिक अम्ल बन जा रहे हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा प्रयोग किए और इसको साबित करने के लिए 1953 आपको 53 के बाद 63 में काल्विन फॉक्स और कृष्ण बहादुर इंडिया के थे, कृष्ण बहादुर ये वैज्ञानिक इन्हीं गैसों से इलेक्ट्रिक प्रवाहित करके अनेक यौगिक का निर्माण कर दिए और साबित कर दिए कि एसएल मिलर का दिया हुआ यह सिद्धांत सही है। ध्यान से समझते जाइए, थोड़ा टेढ़ा तो है लेकिन आप समझ जाएंगे इसको। उम्मीद है ये आज के वैज्ञानिक का दिया हुआ रासायनिक मत है, इसलिए इसको केमिकल इवोल्यूशन यानी रासायनिक क्रम विकास भी कहते हैं। कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई? रसायन के माध्यम से। यही रसायन को हम समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते जाइए, पूरा क्लियर कर लेना है। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि प्रयोग करने के बाद शर्करा जो यहां पर है, ये जो शर्करा दिया गया है, इस शर्करा के टूटने से, सरल शर्करा से जटिल और बहु शर्करा जैसे ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज का निर्माण हुआ। शर्करा के टूटने से स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज जैसे रूप बने। शर्करा के टूट जाने से और फिर शर्करा के संयोजन हो गया तब बना। शर्करा के छोटे अणु, सरल अणु आपस में संयोजित होकर जुटकर ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन, स्टार्च जैसे जटिल बहु शर्करा यौगिक का निर्माण किए इनके अनुसार। फिर इसके बाद एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ। एमिनो अम्ल के संयोजन से प्रोटीन बना। एमिनो अम्ल के संयोजन से प्रोटीन बन गया। अब इसके बाद फिर इन्होंने इसी विधि से न्यूक्लिक अम्ल बनाए। इसी विधि से निर्माण किए एक न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन ये दोनों जुटकर न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किए। न्यूक्लिक अम्ल भी बना इसी विधि से, एसएल मिलर की, और यही विधि से एमिनो अम्ल के संयोजन से प्रोटीन बनाया। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया। अब न्यूक्लियो प्रोटीन आप जानबे करते हैं कि गुणसूत्र का एक मुख्य संगठन है। गुणसूत्र के निर्माण में सबसे पहले लिखा जाता है ऊपर में न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन है। प्रोटीन हिस्टोन के रूप में होता है। हिस्टोन 5 प्रकार के, H1, H2A, H2B, H3 और H4। और न्यूक्लिक अम्ल से डीएनए और आरएनए बने। देखिए, डीएनए आरएनए के निर्माण में और भी भाग लिया। प्यूरिन और पायरिमिडीन ये जो दोनों देख रहे हैं, इनके संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन पायरिमिडीन के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बना। और न्यूक्लियोटाइड ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए फिर उनका संगठन बना। ऊपर से भी न्यूक्लिक अम्ल के डीएनए निर्माण, आरएनए के निर्माण में भाग लिए और नीचे से भी न्यूक्लियोटाइड बनकर और डीएनए आरएनए में जुट गया। इस प्रकार से गुणसूत्र का निर्माण हुआ। कोशिका के अंदर केंद्रिका होती है। कोशिका के अंदर यहां देखिए कोशिका है, केंद्रिका है, केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रिका के अंदर क्रोमैटिन। क्रोमैटिन यही गुणसूत्र है। वैज्ञानिक का मानना है कि संभवतः कोशिका के अंदर गुणसूत्र इसी विधि से तैयार हुए और तैयार होने के बाद क्या हुआ कि फिर जीव का निर्माण हुआ और ये गुणसूत्र समय समय पर अपना रूप बदलते गए, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन होता गया और नए नए जीव की उत्पत्ति होती चली गई। इस प्रकार से उन्होंने साबित किया कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल के वाष्प मिलकर किसी ऊर्जा के संपर्क में आने से अनेक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहले फिर से एक बार संक्षेप में ये एमिनो अम्ल के संयोजन से प्रोटीन बन गया।
शर्करा के सरल अणुओं के संयोजन से बहुशर्करा ग्लाइकोजेन स्टार्च बने। प्यूरिन पाइरीमिडीन के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बना, तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए आरएनए भी बन गए, और ऊपर से न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से न्यूक्लियो प्रोटीन, जो गुणसूत्र का पूरा संगठन न्यूक्लियो प्रोटीन पर ही आधारित है। गुणसूत्र तैयार हो गया आपका। अब ये गुणसूत्र क्या है कि आगे चल करके केंद्रक कोशिका के अंदर मेन चीज केंद्रक है, कंट्रोल गृह, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर क्रोमेटिन है, यही गुणसूत्र के रूप में है। समय समय पर यह विभाजन होता गया और इसमें उत्परिवर्तन होते गए मौसम जलवायु के अनुसार लाखों साल के बाद, और नई नई जातियां बनती गए। अब पुराने के हिसाब से 75 लाख आज, और नए संस्करण के अनुसार से 84 लाख जीव का खोज, जीव की जातियों का खोज हो चुका है। तो इतनी बड़ी जैव विविधता कैसे बनी, बायोडाइवर्सिटी कैसे बना? यही गुणसूत्र में परिवर्तन होने से नई नई जातियां बनती गई। अब आज जातियों का भरमार है धरती पर, 84 लाख जातियां हैं। एक एक करके हम जाति गिने तब आम 1, मानव 2, भैंस 3, खजूर 4, ऐसे करके। तो कैसे बनी इतनी जाति, इतनी जैव विविधता कैसे बनी? यानी बनने का कारण है यही गुणसूत्र में परिवर्तन। इस रसायनों से धरती पर जीवन का विकास और जातियों का विकास हुआ। यह सिद्धांत कहलाता है रासायनिक क्रम विकास सिद्धांत, यानी इसी को कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। आज के वैज्ञानिक दिए सहयोग करने वाले ये सेल मिलर हुए, इनका समर्थन देने वाले कार्लविन फॉक्स और कृष्ण बहादुर हुए। ये सब मिलकर इनको समर्थन दिए। हजारों बार प्रयोग करके देख लिया इन्होंने कि यहां पर जो दिए हैं हम मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प के मिलने से कोई ऊर्जा आ जाए। पहले ज्वालामुखी और अल्ट्रावायलेट से आती थी, आज हम इलेक्ट्रिक देके कर सकते हैं। तो नए नए कार्बनिक यौगिक का विकास इससे बनाया जा सकता है और संभव है। इसी को कहते हैं रासायनिक विधि से नए नए जीवों का विकास धरती पर हुआ। अब आप समझ गए, इसको देखिए, समझिए। इस प्रकार से सब आप लिख सकते हैं। लेकिन पूर्वजीवी यौगिक कै गो हुआ? 6 गो, याद कर लीजिएगा। शर्करा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। लेकिन मिलर के अनुसार ये 4 गो इधर जो बताए हैं साइड, माने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल और ऊर्जा के मिलने से इन यौगिक का निर्माण हुआ है। और भी यौगिक बने हैं इन्हीं से, जैसे मैं भी बताए देखिए, ये यौगिक बनते गए, गुणसूत्र बनते गया, डीएनए आरएनए बनते गए। डीएनए का पूरा नाम डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों गुणसूत्र के 2 छोर हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड की जहां तक यहां बात हुई है, दोनों मिला के 5 प्रकार के होते हैं। ये यहां देखिए, यहां पर आ जाएगा आपको ATGC, यह है डीएनए का, यह है डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। अब AUGC है आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। माने डीएनए में, आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड एक ही होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, टी और यू का अंतर है। अगर यू माने यूरासिल, अगर इन तीनों के साथ यूरासिल AUGC हो जाए तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। लेकिन डीएनए में ATGC या थाइमिन हो जाए यूरासिल की जगह पर तो ATGC हो गया, यानी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हुआ। ATGC डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, AUGC आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। चलिए इतना समझ गए। यह है रासायनिक विधि से जीवन की उत्पत्ति, इसका नाम है हेडिंग रासायनिक विधि से जीवन की उत्पत्ति आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर समझाएंगे दूसरे बात। इसको समझिए, रासायनिक संश्लेषण यही है।